कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो एम्परर यानफेंग को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। तो उसने टियानशिंग को अपनी टेक्निक का नॉलेज देकर एम्परर की इंजरीज को हील कराने में उससे मदद मांगी और टियानशिंग भी उसकी बात मान जाता है। उसने रुलाई और डाविस मास्टर के सोड एसेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एम्परर यानफेंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अभी भी रिपेयरिंग का काम शुरू था। यहाँ पर ली टियानशिंग किन्मो से कहने लगा कि भले ही मैं अब हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर नहीं रहा, मगर जिसमें हमारे सेक्ट का फायदा होगा मैं उसमें जरूर से तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे तो मुझे किसी और की तारीफ ही करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा टैलेंट और विजन काफी ज्यादा पावरफुल है। इतनी छोटी सी एज में ही तुमने अपनी कल्टीवेशन के दम पर काफी कुछ अचीव किया, और इसी वजह से आज की रात में एम्परर यानफेंग को जिंदा रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। वेल, यहाँ पर ली टियानशिंग की पावर की वजह से डाविस मास्टर और रुलाई के सारे फॉर्म्स वहाँ से गायब हो रहे थे। टियानशिंग किन्मो को बता रहा था कि 7 स्टार डिवाइन वॉल्ट के अंदर तुम्हें सन और मून के ट्विन स्टार्स नजर आएंगे। उन्हीं के साथ यहाँ पर 5 प्लैनेट भी मौजूद होने चाहिए, जो कि 5 लुमिनरीज से बॉर्न होते हैं। और देखो यहाँ पर तो एम्परर की 7 स्टार ट्रेजरीज पर भी अटैक किया है, जिसके बाद ली टियानशिंग ने डाविस मास्टर की सोड को वहाँ से वैनिश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों दूसरे लोकेशन की तरफ निकल पड़े। टियानशिंग उसे बता रहा था कि जब भी कोई कल्टीवेटर ह्यूमन डेटी रेल्म पर पहुंचेगा, तब उसकी बॉडी में तुम्हें स्पिरिट एम्ब्रियो के आसपास 6 हार्मनीज नजर आएगी, और इस फिनोमिना को हेवन अर्थ पोल कहा जाता, जिसमें तुम उस बंदे के 7 प्लैनेट्स और स्पिरिट एम्ब्रियो को देख पाते हो। और अब यहाँ पर हमें एम्परर यानफेंग का एम्ब्रियो दिखाया गया, जो कि एम्परर के फॉर्म में था। उस पर भी न जाने कितने ही सारे अटैक हो चुके थे। तो ली टियानशिंग 1 बाय 1 करते हुए वहाँ मौजूद सारी टेक्निक्स को हटाने लगा, ताकि एम्परर की बॉडी में हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाए। दरअसल किन्मो ने इस बंदे को काफी अच्छे से उल्लू बनाया था। जो एम्परर को मारना चाहता था, वो अब खुद होकर ही एम्परर को हील कर रहा है। वैसे देखा जाए तो किन्मो के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं, लेकिन कल्टीवेशन की बात की जाए तो ली टियानशिंग से काफी ज्यादा नीचे है। अब वो खुद होकर तो एम्परर को हील नहीं कर पाता, इसी वजह से उसने टियानशिंग को काफी अच्छे से उल्लू बनाया। पहला तो उसने अपनी टेक्निक दिखाकर टियानशिंग को फुल टू इम्प्रेस किया, और अब टियानशिंग उसके लिए काम कर रहा था। साथ ही टियानशिंग उसे डिवाइन ब्रिज रेल्म की जानकारी देने लगा। वो किन्मो से कहता है कि जब तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म को अचीव करोगे, तब वो ब्रिज अपने आप स्ट्रेच होकर तुम्हें सीधे हेवनली कोर्ट तक पहुंचा देगा। जो बंदा हेवनली कोर्ट पर पहुंच जाए, फिर तो वो गॉडहुड को अचीव कर सकता। उसके लिए गॉड बनना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और अब ये लोग फाइनली एम्परर यानफेंग के डिवाइन ब्रिज के पास पहुंच गए। किन्मो तो यहाँ की हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक था, क्योंकि एम्परर का डिवाइन ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि रुलाई और डाविस मास्टर ने तो एम्परर के डिवाइन ब्रिज तक को भी नहीं छोड़ा। वो दोनों बुढ़े तो एक नंबर के कमीने निकले। जिस पर टियानशिंग कहता है कि किन्मो, यहाँ पर तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। दरअसल हेवनली कोर्ट को जाने वाला ये ब्रिज उन 2 बुढ़ों ने ब्रेक नहीं किया, इसके पीछे तो कोई और है। जब ये ब्रिज ब्रेक हुआ था, तब एम्परर यानफेंग को भी इसकी खबर नहीं लगी। दरअसल हजारों सालों से इस दुनिया में गॉडहुड को कोई भी अचीव नहीं कर पाया। लोग अपनी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके डिवाइन ब्रिज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ब्रिज उन्हें कभी भी हेवनली कोर्ट तक नहीं पहुंचाता। चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारे पास दुनिया भर का नॉलेज भी क्यों ना रहे, वो एम्परर हो, यांगकांग का एडवाइजर हो, रुलाई हो या फिर डाविस मास्टर हो, कोई भी डिवाइन ब्रिज को पार करके हेवनली कोर्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। हम सभी से गॉड बनने का अधिकार छीना गया है। हमारी किस्मत में गॉडहुड को अचीव करना लिखा ही नहीं। हमारी किस्मत में तो बस इतना लिखा है कि तुम बुढ़े होकर मारे जाओगे। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी अचीवमेंट सब कुछ जाया हो जाएगी। पता नहीं ये काम किसने किया, लेकिन जिसने भी किया है वो नहीं चाहता कि हमारी दुनिया से कोई भी गॉडहुड तक पहुंच पाए। ये सारी बातें सुनकर किन्मो को याद आया कि जब उसने मूनशिप को हर्ड किया था, तब उसके माइंड स्पेस में अचानक से एक डिवाइन ब्रिज अपीयर हो गया, और वो ब्रिज बिल्कुल भी शैटर नहीं हुआ था। यानी कि सनशिप और मूनशिप जैसे पावरफुल आर्टिफैक्ट ही तुम्हें एक गॉड बना सकते हैं। और गाइस, किन्मो ने आज बहुत बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाया था। इस दुनिया में कोई बंदा चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसके पास भी डिवाइन ब्रिज को रिपेयर करने का कोई तोड़ नहीं होगा। यानी कि अगर किन्मो ने आगे चलकर सनशिप या फिर मूनशिप को हासिल किया, तो उसके चांसेस थे गॉडहुड को अचीव करने के। किन्मो एक ऐसा पहला बंदा था जिसके पास डिवाइन ब्रिज को रिपेयर करने का सोल्यूशन है। और उतने में उसने देखा कि ली टियानशिंग का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। अब वो जोर जोर से हंसते हुए काफी
काफी अजीब सी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम जिंदगी भर मेहनत करो, अपनी कल्टीवेशन को बिल्डअप करने पर न जाने कितने साल खर्च कर दो, इस दुनिया में तुम्हारे हजारों दुश्मनों का मुकाबला करके तुम सरवाइव करो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारी सारी मेहनत यूजलेस साबित होगी। जब तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म को अचीव करोगे तब तुम्हारी सारी अचीवमेंट खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी भर के सारे एफर्ट्स एक ही पल में जाया हो जाएंगे। और अब ली टियानशिंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होकर वो पागलों जैसे हंसने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वाकई इस जिंदगी की स्ट्रगल तो बेकार है। इतने हार्डवर्क करने के बाद तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म पर आकर अटक जाओगे और फिर तुम यहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करोगे, क्योंकि आगे ब्रेक थ्रू करना तो तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा। अब वो जोर जोर से हंस रहा था कि उतने में उसे किन्मो की आवाज आई। ओके सेक्ट मास्टर टियानशिंग, प्लीज शांत हो जाओ, इतना शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही ली टियानशिंग तुरंत ही सीईओ के फॉर्म में आ गया। वो किन्मो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात की रिग्रेट नहीं हो रही, जिस पर किन्मो कह रहा था कि मुझे गॉडहुड को हासिल करने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी चाहे लंबी हो या छोटी हो, मैं उसे एकदम स्प्लेंडेड तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मैं कल्टीवेशन पर तो फोकस करूंगा, लेकिन डिवाइन ब्रिज के पार जाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, और इसीलिए मुझे इस डिवाइन ब्रिज के कोलैप्स होने से भी कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि हाँ, यही तो रीजन है कि मैं इस बॉडी पर कब्जा करना चाहता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं डिवाइन ब्रिज के उस पार नहीं जा पाऊंगा, तो क्यों ना इस जिंदगी को ही एंजॉय किया जाए। जब ये बॉडी पूरी तरह से मेरी हो जाएगी तब मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहलाऊंगा। हर एक मर्द मेरे सामने घुटने टेकेगा। और हाँ, अब मेरे दिमाग में एक और गजब की आइडिया आ गई। वैसे भी एम्परर यानफिंग अंदर से पूरी तरह से ब्रेक हो चुका, उसकी डिवाइन ट्रेजरीज तो शैटर हो गई, तो ऐसी खोखली बॉडी को बचाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ ही सालों में एम्परर यानफिंग की मौत हो जाएगी, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एम्परर यानफिंग की बॉडी जाया हो जाए। तो क्यों ना मैं खुद ही इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूं, फिर तो पूरे यांगकांग पर मेरा ही रूल होगा। मैं हमारे हेवनली डीमन सेक्ट का भी फायदा कर सकता हूँ। और वैसे भी जब मेरी जैसी खूबसूरत औरत इस दुनिया पर राज करेगी तो भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे खिलाफ जाए। एम्परर यानफिंग और इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ तो न जाने कितने सारे लोगों ने बगावत कर दी, लेकिन जब एक खूबसूरत औरत इम्प्रेस बनेगी तब कोई भी मेरे सामने अपना सिर नहीं उठाएगा। हर एक बंदा मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। तो बताओ सेक्ट लीडर किन्मो, तुम्हें मेरा प्लान कैसे लगा? इस दुनिया में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, बल्कि हर एक बंदा बस मेरा ही आशिक होगा। जिसके बाद वो किन्मो के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे एम्परर यानफिंग की बॉडी दे दो तो मैं तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान करूंगी। जब मैं इम्प्रेस बन जाऊँ तब मैं तुम्हें मेरा कॉन्सर्ट बना सकती हूँ, यानी कि तुम दिन रात मेरे साथ वक्त बिता पाओगे। वेल, सारी बातें सुनकर तो किन्मो की आंखें देखने लायक हो गई थी। टियानशिंग चाहता है कि किन्मो उसका लवर बन जाए, और इसी बात से किन्मो को झटका लग गया। वो कह रहा था, ली टियानशिंग, पहले एम्परर यानफिंग को हील करने पर फोकस करो। दरअसल एम्परर की बॉडी के अंदर रुलाई और डाओइस्ट मास्टर के जितने भी सारे अटैक थे वो सारे के सारे किन्मो ने रिमूव किए, इसलिए फाइनली वो एम्परर यानफिंग की सोल को स्टेबलाइज कर सकता था। और अब फाइनली किन्मो एम्परर यानफिंग की माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो अपने हीलिंग प्रोसेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। भले ही उसने एम्परर की सोल को स्टेबलाइज किया, लेकिन अभी भी एम्परर की डिवाइन वॉल्ट पूरी तरह से शैटर्ड थी, और किन्मो अपनी क्रिएशन अर्थ आर्ट का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे रिपेयर करने में फेल हो चुका था। अगर एम्परर की डिवाइन वॉल्ट को रिपेयर करना है तो किन्मो को ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। उन प्रेशियस हर्ब को रिफाइन करके वो एक स्पिरिट पिल को बना सकता है, और वही पिल एम्परर की डिवाइन ट्रेजरीज को हील कर सकती है। मगर हर्ब्स को लाना यानी कि यहाँ से दूर चले जाना, और ली टियानशिंग जैसा शैतान यहाँ पर मौजूद होगा तो किन्मो एम्परर से दूर जा ही नहीं सकता। कल रात ही किन्मो को ये बात पता चल गई कि ली टियानशिंग एम्परर को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा, और फिर कुछ सोचने के बाद किन्मो वहाँ से रवाना हो गया। वो बिल्कुल नहीं जानता कि उसे हर्ब्स जुटाने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन एम्परर को ली टियानशिंग की हवस भरी नजरों से बचाने के लिए किन्मो ने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना के रखा था, जो कि हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और अब रात होते साथ ही ग्रैनी सी की बॉडी पर ली टियानशिंग
टियानशिंग ने दोबारा से कब्जा कर लिया। वो तुरंत ही एम्परर यानफेंग से हिसाब किताब बराबर करने के लिए जा रहा था, मगर तभी उसके सामने एक एंशिएंट गेट अपीयर हो गया। साथ ही उस गेट पर ली टियानशिंग को किन्मो का पैगाम मिला। उसने लिखा था कि हेवनली डीमन स्क्रिप्चर में दो बहुत ही पावरफुल बंदों का जिक्र है, जिनमें से एक है अर्थ मार्क्विस और दूसरा है स्टार सप्रेसर, और ये गेट उन्हीं दो लेजेंडरी फिगर्स की ट्रू पावर का यूज करके फोर्ज किया गया था। इस गेट पर तुम्हें कुछ कैरेक्टर नजर आएंगे। अगर तुम उन्हें पढ़ लो तो तुम्हें गेट में एंट्री मिलेगी। अगर तुम इन लेटर्स को वाकई पढ़ पाए तो एक नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा। और हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। जब तक तुम इन लेटर्स को पढ़ के अंदर दाखिल नहीं होंगे तब तक तुम्हें एम्परर के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलो फिर देखते तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। इस मैसेज को पढ़कर ली टियानशिंग कहने लगा कि कमीना बच्चा तो मेरी परीक्षा लेना चाहता, बस एक बार ही वापिस आ जाए, फिर मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगा। मगर फिर भी ली टियानशिंग ने किन्मो के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो गेट पर मौजूद लेटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसमें से एक भी कैरेक्टर उसे समझ नहीं आता, इसलिए टियानशिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कह रहा था कि किन्मो और मैं हम दोनों भी एक ही आर्ट को प्रैक्टिस करते, जिसे अर्थ मार्क्विस स्टार सप्रेसर आर्ट कहा जाता। अगर वो कमीना बच्चा इस राइटिंग को पढ़ पाया तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता। मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि किन्मो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, और यही तो किन्मो को चाहिए था कि ली टियानशिंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अब ये बंदा अपनी तरफ से इन लेटर्स को पढ़ने की पूरी कोशिश करेगा, और हो सकता है कि वो फुल टोइसी में बिजी होकर एम्परर यानफेंग को भूल जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यांगकांग का नजारा दिखाया गया। पूरी सिटी पर स्पिरिट मनी की बारिश हो रही थी। इस पेपर मनी को तभी स्प्रेड किया जाता जब किसी की मौत हो जाए। और अब हमें यांगकांग के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर यानफेंग की मेमोरियल टैबलेट थी। प्रिंस इमोशनल होकर बता रहा था कि मेरे फादर की मौत के बाद हेवन ने हम पर मर्सी दिखाई। अब हम पर से डिवाइन पनिशमेंट हट चुकी है। यांगकांग के लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। तो मैं अपने फादर के बिहाफ में हेवनली गॉड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हम पर रहम दिखाया। वेल, इस बंदे ने अपने बाप की मौत की झूठी खबर फैला दी थी। साथ ही उसे मास्टर रुलाई का भी पूरा सपोर्ट है, जो कि वहाँ आकर सबको बता रहा था कि अब यांगकांग के तख्त पर एक नया एम्परर बिठाना होगा, जो कि प्रिंस के अलावा और कोई हो नहीं सकता। हमारी प्रिंस के साथ पूरी ब्लेसिंग है, अब वही यांगकांग को रूल करेगा। साथ ही वहाँ पर प्रिंस का नया चमचा जिंगमिंग भी पहुँच चुका था। उसने तुरंत ही प्रिंस के सामने रिक्वेस्ट की कि जल्दी से आपकी कोरोनेशन सेरेमनी को स्टार्ट कीजिए। यांगकांग को एक नए एम्परर की जरूरत है। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक बंदा प्रिंस से कहने लगा कि आप ही हमारे नए एम्परर बनोगे, लेकिन प्रिंस ने भी अपनी नौटंकी शुरू की। वो इमोशनल होते हुए कह रहा था कि मैं एक एम्परर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब फादर के जाने के बाद मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं हेवन की कसम खाकर बताता हूँ कि मैं पूरे दिल से हेवन को सर्व करूँगा। यहाँ पर दोबारा से पुराने नियम लागू हो जाएंगे। यहाँ की सारी जमीन और रिसोर्सेस में ग्रेट सेक्ट और नोबल फैमिलीज के हवाले करता हूँ। मेरे फादर ने जितने भी बदलाव किए थे मैं उन सबको खारिज करूँगा, ताकि हमें दोबारा कभी भी डिवाइन पनिशमेंट को भुगतना न पड़े। वही दूसरी तरफ किन्मो यांगकांग सिटी में पहुंच चुका था। वो यहाँ पर एम्परर को हील करने के लिए हर्ब्स परचेस करने आया था, और तभी उसने देखा कि वहाँ की भीड़ में प्रिंस के लोग छुपे हुए हैं। इसलिए किन्मो तुरंत ही साइड में हट जाता है, और उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ लोग उससे मिलने पहुँच गए। उन्होंने वहाँ आते साथ ही अपने लीडर को ग्रीट किया। तभी किन्मो उनसे पूछने लगा कि बताओ बझाओ सिटी में जो बैटल हुई थी उसमें हमारे सेक्ट का कितना नुकसान हुआ। मुझे पता चला कि उस बैटल में हमारे कई सारे लोग घायल हुए थे, जिस पर वो बंदी बताने लगी कि एम्परर यानफेंग को जब बैटल ग्राउंड से उठाया गया उसी वक्त हमारे सारे एल्डर्स वहाँ से रवाना हो गए। वो लोग समय रहते वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, इसलिए हमारा ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर यांगकांग के हालात बद से बदतर हैं। एम्परर के एब्सेंस में प्रिंस ने सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। जितने भी लोग एम्परर से ईमानदार थे वो सभी के सभी हाउस अरेस्ट पर हैं। वेल, ये सारी बातें सुनकर किन्मो और भी ज्यादा टेंस हो गया। उससे पूछ रहा था कि क्या इंपीरियल एडवाइजर की कोई खबर मिली, जिस पर उस बंदी ने ना में जवाब दिया। वो बता रही थी कि क्राउन प्रिंस ने एम्परर यानफेंग और इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढने के लिए अपने कई सारे जासूसों को एक्टिवेट कर दिया। उनमें से हर एक बंदा सीक्रेटली उन दोनों की तलाश कर रहा है, और उतने में उन्हें आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आई। उस लाइटनिंग में मानो सितारों की पावर थी। किन्मो तो अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट करते हुए उस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने लगा, और उस स्ट्राइक ने एक सेकंड के लिए मानो आसमान को खोल दिया था। वो
वहाँ मौजूद बादलों की चादर अपने आप वैनिश होकर इन्हें क्लियर स्काई नजर आ रहा था। किन्मो तुरंत ही समझ गया कि जरूर से दो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का मुकाबला चल रहा है। उनकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने आसमान पर भी असर दिखाया। ये लाइट का फ्लैश तो मुझे इंपीरियल एडवाइजर की सोर्ड टेक्निक जैसा नजर आ रहा है। साथ ही वहाँ से थोड़ी दूरी पर किन्मो को रेड कलर की बारिश नजर आई। दरअसल एक खून की बारिश थी और हो सकता है कि ये ब्लड रेन उन्हीं दो कल्टीवेटर्स की फाइट का नतीजा हो। कोई तो है जो यांगकांग पर मौजूद इन बादलों को हटाना चाहता और किन्मो को शक हो रहा था कि जरूर से यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर का ट्रेस होगा। इसलिए वो फटाफट से अपने जूनियर्स को हुक्म देता है कि इस ब्लड रेन को इन्वेस्टिगेट करो। साथ ही यांगकांग के कोर्ट की हर एक मूवमेंट की खबर मुझे मिलनी चाहिए। अगर कोई काम की इन्फॉर्मेशन हो तो किसी भी कीमत पर वो मेरे पास पहुँचनी चाहिए। जो सुनते साथ ही वो लोग फटाफट से अपने काम पर रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाने के बाद किन्मो ने नोटिस किया कि क्राउन प्रिंस के जासूसों की तादाद अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। ऊपर से किन्मो को ली टियानशिंग का भी खतरा था। जितना वक्त वो जाया करेगा उतने ही एम्परर यानफेंग के टियानशिंग के हाथों मरने के चांसेस थे। इट मींस कि एम्परर को बचाना दिन ब दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और किन्मो भी काफी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका है। एक तरफ से ली टियानशिंग और दूसरी तरफ से क्राउन प्रिंस। ये दोनों बंदे एम्परर को रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर किन्मो उनके बीच में दीवार जैसे खड़ा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ली टियानशिंग को देख पाते हैं, जो कि 3 रातों से उन्हीं लफ्जों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था और अब तो उसे काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो कह रहा था कि मैंने इतनी सारी कोशिशें कर ली लेकिन अभी भी इन वर्ड्स को क्रैक नहीं कर पाया। वो कमीना किन्मो तो काफी ज्यादा शातिर निकला। उसने मेरी 3 रातों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए फिर मैं उसकी वाट लगा दूंगा। और उतने में उसे किन्मो की आवाज आई। वेल यहाँ पर किन्मो अपने स्टार सप्रेसर लॉर्ड वाले फॉर्म में था। वो टियानशिंग से कहने लगा कि सेक्ट मास्टर आप तो अभी भी इस दरवाजे में एंटर नहीं कर पाए। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया था। दरअसल इस गेट पर लिखे गए वर्ड्स अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज हैं। उस दुनिया के पावरफुल डीमन ही इस भाषा को पढ़ सकते। तो मुझे इस बात में जरा भी ताज्जुब नहीं हो रहा कि आप इसमें फेल हो गए। मगर कोई बात नहीं, मैं इनका मतलब आपको बता देता हूँ। दरअसल इस गेट पर लिखा है महायामा, जिसका मतलब है कि एक ऐसा गेट जो कि हेवन को रिसीव करता हो। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि सेक्ट मास्टर किन्मो आप तो काफी ज्यादा दयालु हो। देखो तो आपने इसका कितनी जल्दी मुझे मतलब बता दिया। और आपकी ये नेकदिली यहीं पर खत्म नहीं हुई। आप चाहते हो कि इस दरवाजे से एंटर करके मैं एम्परर को मार दूं। जिसके बाद वो हंसते हुए किन्मो को बताने लगा कि एक जमाने में मैं भी सेक्ट लीडर था। इनफैक्ट मैं इतना शातिर था कि कोई डेमन भी मेरे सामने टिक नहीं पाए। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि तुम मुझे उल्लू बना पाओगे? इस दरवाजे के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। जिस पर किन्मो कहता है कि सेक्ट मास्टर ली टियानशिंग आप तो काफी स्मार्ट औरत हो। जिस पर टियानशिंग कह रहा था कि मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम उस अधमरे एम्परर को कैसे बचाओगे। और इतना कहते साथ ही ली टियानशिंग वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद फाइनली किन्मो ने चैन की सांस ली। मगर किन्मो ने टियानशिंग के लिए जो जाल बिछाया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। दरअसल किन्मो चाहता था कि ली टियानशिंग इस गेट से एंटर करे। अगर वो ऐसा करता तो अंडरग्राउंड में ट्रैप हो जाता और इस तरह से ग्रैनी सी को बचाया जा सकता है। मगर ली टियानशिंग तो किन्मो से 2 कदम आगे निकला। अगर वो महामाया वर्ड्स को पहचान भी लेता तो भी वो इस गेट के अंदर कभी एंटर नहीं करता। और अब किन्मो फटाफट से रूम में दाखिल हो गया। उसने देखा कि एम्परर यानफिंग अब पूरी तरह से ठीक हो गए। भले उनकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड थी, मगर किन्मो ने उनकी सोल को स्टेबल किया है। वो तो किन्मो को वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए। मगर एम्परर के दिल में कई सारे सवाल थे। वो किन्मो से पूछते कि क्या तुम्हें कोर्ट से कोई खबर मिली है? जिस पर किन्मो बता रहा था कि मैं कैपिटल से ही वापस आ रहा हूँ। दरअसल पूरे कैपिटल को ये बताया गया कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सुनते साथ ही एम्परर यानफिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही किन्मो ने उन्हें बता दिया कि मास्टर ओलाय और डाओइस्ट मास्टर ने क्राउन प्रिंस को पूरा सपोर्ट किया। वो लोग चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस जल्दी से एम्परर के तख्त पर बैठ जाए। और अब किन्मो एक छोटे से फॉर्म में तब्दील होकर सीधे उनकी बॉडी के अंदर चला गया। यहाँ पर वो एम्परर की इंजरीज को चेक करते हुए उनसे बात करने लगा। वो एम्परर को बताता है कि जल्दी क्राउन प्रिंस की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली
वाली है। जो सुनकर एम्परर मायूस होते हुए कहने लगे कि आखिरकार मेरी मौत हो ही गई। मैंने कितने अच्छे बेटे को रेस किया, एक ऐसा बेटा जो अपने ही बाप की जान का दुश्मन बन गया। जिसके बाद एम्परर किन्मो से अपने कोर्ट के वफादार लोग और इंपीरियल एडवाइजर के बारे में पूछने लगे। तो किन्मो उन्हें बताने लगा कि बजाओ सिटी के बैटल के बाद उन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि आपके साथ थे। वो सभी लोग फिलहाल कैद में हैं। क्राउन प्रिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लोग सबको सच्चाई बता दे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ चले गए। वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आपकी मौत हो गई। तो उन बंदों को भी उन्हीं के घर में कैद किया गया। वो लोग क्राउन प्रिंस की इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन योर मैजेस्टी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके साथ जितने भी वफादार लोग थे उन सभी का कोर्ट और मिलिट्री पर कंट्रोल था, इसलिए क्राउन प्रिंस इतनी जल्दी तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं दिखाएगा। जो सुनकर एम्परर यानफिंग मायूस होते हुए कहने लगे कि काश इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पर मौजूद होते। अगर वो यहाँ पर होते तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। तब तक किन्मो भी उनकी बॉडी से बाहर आकर उन्हें बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर का हमें कोई ट्रेस नहीं मिला। एम्परर कह रहे थे कि मेरा वो कमीना बेटा आप सब कुछ तबाह कर देगा। मैंने और इंपीरियल एडवाइजर ने 200 सालों तक मेहनत करके ये सारे रिफॉर्म्स किए थे। ग्रेट सेक्ट और नोबल फैमिलीज का इन्फ्लुएंस खत्म करके हमने कॉमन लोगों को अच्छी जिंदगी दी थी, और अब मेरा वो गद्दार बेटा सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन मैं ये सब जाया नहीं होने दे सकता। हमें अब जल्दी कैपिटल की तरफ निकलना होगा। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था, योर मैजेस्टी, क्या आप पूरी तरह से श्योर हो कि आपको कैपिटल जाना है? क्राउन प्रिंस किसी भी कीमत पर आपको कैप्चर करना चाहता। अगर आपके जैसा दिखने वाला कोई बंदा भी उनके सामने आ जाए तो वो लोग उसे काट रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो एम्परर उसे बताने लगे कि कैपिटल के अंदर ड्रैगन वेन्स का कन्वर्ज है। अगर मैंने वहां जाकर कल्टीवेट किया तो मेरे फैमिली की 9 ड्रैगन एम्परर आर्ट काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगी, और हो सकता है कि मैं 9 ड्रैगन्स की पावर का यूज करके अपने डिवाइन वर्ल्ड को दोबारा से रिबिल्ड कर पाऊं। मेरा कैपिटल जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इंपीरियल एडवाइजर और मेरे 200 सालों के एफर्ट्स को जाया नहीं होने दे सकता, और जब मैं कैपिटल में जाऊंगा तब उस कमीने को तख्त से हटा दूंगा। उसे उसकी गद्दारी की पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर किन्मो अपने ईवल अंदाज में कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर उसने अपने बूचर नाइफ को निकाल लिया था। एम्परर तो उसके हाथ में इतना बड़ा नाइफ देखकर ही पैनिक हो गए। वो उससे पूछ रहे थे कि किन्मो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो किन्मो कह रहा था कि माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर में हमें एक टकली दिखाई गई। किन्मो ने अपनी बूचर नाइफ से एम्परर को गंजा कर दिया था। साथ ही उनके चेहरे पर एक घाव भी लगाया गया। उनके गले में माला पहनाकर उन्हें एक टाविस जैसा दिखाया गया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। किन्मो कह रहा था कि एम्परर, आपकी कल्टीवेशन तो ऑलरेडी जा चुकी है, और यही रीजन है कि मैंने आपका होलिया बदल दिया। अब तो कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। मगर एम्परर तो बस उसी गुस्से में घूरे जा रहे थे। वो कहते, तुम मेरी प्रजा हो तो भला मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की जुर्रत तुमने कैसे दिखाई? ऐसी हरकत के लिए मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। चलो जल्दी से अपनी मुंडी लेकर यहाँ आ जाओ। तो किन्मो बड़े ही कुल अंदाज में अपना बूचर नाइफ उनके हवाले करते हुए कहने लगा कि ये रहा नाइफ और ये रही मुंडी, जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो। मगर एम्परर तो उस नाइफ को भी उठा नहीं पा रहे थे। आफ्टर ऑल वो ग्रैंडपा बुचर का नाइफ है। तो एम्परर हार मानते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, कैपिटल में जाने के बाद तुम्हारी गर्दन उड़ाऊंगा। चलो चलो, अब हमें देर हो रही। किन्मो को तो उनकी हरकतें देखकर ही हंसी आ रही थी। इन्हें एक लंबा सफर तय करके यांगकांग तक पहुंचना था। तो एम्परर रास्ते में ही अपनी एनर्जी को चैनल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा कि पूरी रियासत में अफरा तफरी मच चुकी है। कहीं पर विलेजर्स को जलाया जा रहा था तो कहीं पर लोग भूखे प्यासे मारे जाने लगे। साथ ही क्राउन प्रिंस के चमचों ने हर एक विलेज में जाकर प्रिंस का पैगाम सुनाना शुरू किया। प्रिंस ने बताया था कि अब ओल्ड वेज दोबारा से रिस्टोर होंगे। जितनी भी जमीन एम्परर यानफेंग ने तुम्हें दी थी वो अब हमारी कीशान सेक के अंडर है। तुम जितना भी अनाज उगाओगे उस सब पर कीशान सेक का कंट्रोल होगा। अब ये सुनते साथ ही एक बंदा प्रिंस के खिलाफ चला गया। वो कह रहा था कि ये जमीन हमें दी गई थी, अगर सब कुछ तुम ही लोग कंट्रोल करोगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचने वाला। और उतने में एक कल्टीवेटर ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को वहीं पर मार दिया। ये सब देखकर एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर किन्मो ने उन्हें कंट्रोल कर लिया। वो कह रहे थे कि अभी तक मेरा बेटा तख्त पर भी नहीं बैठा और उसने पहले से ही अन्याय करना शुरू कर दिए। वहीं पर किन्मो को लगातार खबरें मिलती जा रही थी। कॉमन लोगों में शामिल उसके जासूसों ने उसे बताया कि अब जल्दी क्राउन प्रिंस तख्त पर बैठने वाला
वाला है। सारे के सारे नोबल क्लैन सब डाओ सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के कंट्रोल में आ गए। जो लांगजू किंगडम पहला एम्परर के साथ वफादार था, अब वो क्राउन प्रिंस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया। लांगजू को अपनी साइड करवाने के लिए क्राउन प्रिंस उसे बहुत सारी जमीन देने वाला है। इतना ही नहीं, बारबेरियन की ट्राइब्स भी क्राउन प्रिंस के साथ समझौता करने पहुंच गई। ऐसा कहा जा रहा कि क्राउन प्रिंस उन्हें भी जमीन देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस अब पूरी तरह से यांगकांग को बांट देगा। और एम्परर इन्हीं सारी बातों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने गरीब और कमजोर लोगों को अच्छी जिंदगी दी थी, लेकिन अब उनका बेटा वो सब कुछ छीनने वाला है। और उतने में ही किन्मो को अपने बंदों का पैगाम मिला कि उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढ लिया है। इसलिए एम्परर से कह रहा था कि चलिए फाइनली एडवाइजर से मिलने का वक्त हो चुका है। किन्मो को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन किलिन पर सवार होकर इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढने निकल चुका था। मगर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने के बाद इन्हें काफी ज्यादा गर्मी फील होने लगी। एम्परर यानफेंग कह रहे थे कि यहाँ का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता। वहीं पर ड्रैगन किलिन को भी इस गर्मी से तकलीफ हो रही थी। वो किन्मो से कहता है, बॉस अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती गई तो मेरे जैसी ड्रैगन की तो वाट लग जाएगी। मैं इतनी ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकता। बेचारे ड्रैगन किलिन को तो काफी ज्यादा रोना आ रहा था। और उतने में उन्हें अपने सामने काफी तेज रोशनी नजर आई। ड्रैगन किलिन कह रहा था कि शायद यही से टेम्परेचर में बदलाव हुआ। उस जगह पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसने यहाँ की हीट को इंक्रीज कर दिया। उतने में एम्परर बताने लगे कि ये लाइट काफी ज्यादा यूनिक है। ये तो ना सनलाइट है और ना ही क्लाउड का कोई फिनोमिना। ऐसा फील हो रहा कि रोशनी एक वैली से रेडिएट हो रही, साथ ही मुझे इसकी ऑरा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस हो रही। वहीं पर किन्मो भी इस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने ऐसी ही रोशनी को ग्रेट रूइंस में विटनेस किया था। ग्रेट रूइंस में हर रात गॉड्स के स्टैचूज से ऐसी ही ऑरा रेडिएट होती। और किन्मो तो बचपन से ही ग्रेट रूइंस में रहा था, तो वो इस ऑरा से काफी अच्छे से वाकिफ है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ऐसी ऑरा डार्कनेस को दूर करती, मगर यहाँ पर तो ग्रेट रूइंस का कोई नामो निशान नहीं। फिर ये ऑरा यहाँ पर रेडिएट कैसे हो रही? और उतने में एम्परर कहने लगे कि हो सकता है कि किसी गॉड की एनर्जी है। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन थोड़ा सा पैनिक हो गया। वेल, इस ड्रैगन को देवताओं से काफी ज्यादा डर लगता है। साथ ही वो किन्मो को बता रहा था कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आ रही। ऐसा लगता है कि ढेर सारा ब्लड यहाँ पर पोर हो चुका है। ऐसी ब्लड स्मेल तो बस बैटल ग्राउंड पर ही पाई जाती, जहाँ पर हजारों पावरफुल वॉरियर्स मारे जा चुके हो। उतने में एम्परर यानफेंग किन्मो से कहने लगे कि ग्रेट हीलर, तुम तो मुझे एडवाइजर से मिलने ले जा रहे थे। प्लीज मुझे बताओ हम कहाँ जाने वाले हैं और यहाँ पर इतना ब्लड का स्मेल क्यों आ रहा? दरअसल एम्परर यानफेंग इंपीरियल एडवाइजर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिस पर किन्मो बताने लगा कि मेरे सेक्ट के कुछ बंदों ने इंपीरियल एडवाइजर को तलाश किया था और तभी अचानक से आसमान से ब्लड की बारिश होने लगी। तो मैंने उन्हें बताया था कि वहाँ जाकर इंपीरियल एडवाइजर की तलाश करो, क्योंकि इस ब्लड की बारिश के कम होते साथ ही यांगकांग का वेदर इम्प्रूव हो गया था। आसमान में जो काले बादल थे वो अपने आप छटने लगे। साथ ही मुझे आसमान में एक शॉर्ट टेक्निक नजर आई थी, जो कि मेरे ख्याल से बस इंपीरियल एडवाइजर की ही हो सकती है। वहीं पर एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गॉड का कहर इतनी जल्दी विड्रॉ कैसे हो गया, क्योंकि जहाँ तक वो जानते हैं देवता यांगकांग को आसानी से नहीं बख्शेंगे। साथ ही उनके सामने दो इम्पोर्टेंट सवाल थे कि ब्लड की बारिश किसने की और वो ब्लड किसका था। और अब एम्परर यानफेंग उम्मीद करने लगे कि इस वैली में जाने के बाद हो सकता है उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। साथ ही उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इस सबके पीछे इंपीरियल एडवाइजर का हाथ है तो फिर वो इस दूर दराज वाले इलाके में क्यों आए होंगे। और अब हम उसी इलाके में इंपीरियल एडवाइजर को देख पाते हैं, जिन्हें ये एहसास हो चुका था कि वैली में किसी ने एंटर किया है। वहीं पर किन्मो इस वैली को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वो जानता था कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है और साथ ही उस पर्सन ने ढेर सारे ट्रैप्स भी बिछा के रखे होंगे। तो किन्मो इन ट्रैप्स में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता, इसलिए उसने फटाफट से अपनी हेवनली शेनशाओ आइज को एक्टिवेट कर लिया। और किन्मो की डिवाइन आइज एक्टिवेट होते साथ ही उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक सोर्ड फॉर्मेशन नजर आया। इसलिए वो ड्रैगन किलिन को ब्रेक लगाने का हुक्म देता है। उसे पैनिक होते हुए बता रहा था कि तुम्हारे सामने कॉइलिंग सोर्ड फॉर्म है, जल्दी से पीछे हट जाओ। और उतने में कॉइलिंग सोर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से इनके सामने रिवील हो गया। किन्मो कह रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर का फॉर्मेशन है, उनके अलावा कोई और इसे बना ही नहीं सकता। मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, इंपीरियल एडवाइजर इसी वैली में मौजूद है। इधर ड्रैगन किलिन को ऐसा
फील हो रहा था मानो सारी तलवारें उसके आर पार धंसने वाली हो, मगर अचानक से वो सारी तलवारें गोल्डन डस्ट में तब्दील होकर वैनिश हो गई। बेचारा ड्रैगन किलिन तो मरते मरते बाल बाल बच गया था। वो चैन की सांस लेते हुए किन्मो से कहने लगा कि मालिक, आपने मेरे पेमेंट को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि फिलहाल के लिए तो तुम नीचे चलो, हमें इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढना पड़ेगा। अरब ग्राउंड पर आते साथ ही ड्रैगन किलिन वहाँ मौजूद ऑरा को सेंस करने लगा। वो कह रहा था कि ब्लड का स्मेल इसी डायरेक्शन से ज्यादा आ रहा है। मेरे ख्याल से सामने एक झील होगी, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो झील पूरी तरह से ब्लड से बनी होगी। तो उसकी बात सुनते हुए किन्मो तुरंत ही उस ब्लड लेक के पास पहुंच गया। एम्परर यानफेंग बता रहे थे कि इसी ब्लड से डिवाइन लाइट रिलीज हो रही थी, जिसने इस पूरे इलाके का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब किन्मो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। उसे शक हो रहा था कि हो सकता है ये ब्लड किसी गॉड का होगा। एक बार उसे ड्यूटियन डीमन गॉड ने बताया था कि हर एक डेटी की बॉडी में डिवाइन ब्लड पाया जाता, और इस ब्लड के अंदर यंग एनर्जी होने की वजह से लाइफ को नरिश करता है। मगर किन्मो ने देखा कि पूरी वैली तो जलकर राख होने की कगार पर है। यहाँ की हीट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि काफी दिनों से यहाँ पर खून की बारिश हो रही, भला इतना सारा ब्लड किसकी बॉडी में होगा? और अगर ये कोई गॉड है तो फिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो गॉड को इतनी बुरी तरह से घायल कर दे? जिस पर किन्मो कह रहा था कि इसका जवाब हमें सिर्फ इंपीरियल एडवाइजर से ही मिल सकता है। और अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद इन्हें घर नजर आया। किन्मो कह रहा था कि शायद यही इंपीरियल एडवाइजर का रेसिडेंस होगा, और उतने में उन्हें उस घर से किसी के खांसने की आवाज आई। तो इन लोगों ने पैनिक होकर फटाफट से उस घर में एंटर किया। इन्होंने देखा कि इंपीरियल एडवाइजर काफी ज्यादा घायल है। वेल, एम्परर यानफिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर जैसा इतना पावरफुल शख्स इतनी बुरी तरह से घायल हो गया। इसलिए वो तुरंत एडवाइजर से पूछने लगे कि बताओ तुमने किसका मुकाबला किया था। वहीं पर किन्मो को भी अब यांगकांग के फ्यूचर का टेंशन आने लगा, क्योंकि ये दोनों ही यांगकांग के सबसे पावरफुल फिगर्स थे, और अब दोनों भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। उतने में इंपीरियल एडवाइजर एम्परर यानफिंग को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो एम्परर टकले हो गए और ऊपर से उनके चेहरे पर बहुत बड़ा स्कार था। इसलिए वो तुरंत एम्परर से पूछने लगे कि बताए आपकी ये हालत किसने की? जिस पर एम्परर बताने लगे कि मेरे चेहरे का घाव फेक है, किन्मो ने उसे पेंट किया था। साथ ही मेरी असली पहचान को कंसील करने के लिए उसने मेरे बालों को भी हटा दिया। मगर इंपीरियल एडवाइजर अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते योर मैजेस्टी, मैं आपकी बॉडी से वाइटल एनर्जी का एक हल्का सा ट्रेस भी महसूस नहीं कर पा रहा। चाहे कोई बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अपने ऑरा को कम्प्लीटली मास्क नहीं कर सकता। तो किन्मो ने इसका जवाब दिया। वो कह रहा था कि रुलाई और डाविस मास्टर ने एक साथ मिलकर योर मैजेस्टी पर अटैक किया था, और उन दोनों ने उनकी 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजरीज को पूरी तरह से शटर कर दिया, जिसके चलते एम्परर की बॉडी में जो भी वाइटल एनर्जी थी वो पूरी तरह से वैनिश हो गई। फिलहाल तो हमारे एम्परर और किसी ऑर्डिनरी बंदे में जरा भी फर्क नहीं होगा, वो एक मॉर्टल में तब्दील हो चुके हैं। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें ब्लड की वोमिटिंग हो गई। वहीं पर सानियान पैनिक होते हुए किन्मो से कहने लगी कि प्लीज इन्हें ऐसी कोई खबरें ना दीजिए जिनसे इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। फिलहाल हम इनकी स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से इंपीरियल एडवाइजर को चेक करना शुरू कर दिया। किन्मो तुरंत ही समझ गया था कि एडवाइजर की बॉडी पर जो घाव है उसमें उसे डिवाइन लाइट के ट्रेसेस मिल रहे हैं। इसलिए वो एम्परर यानफेंग को बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर ने ही उस डिवाइन गॉड के साथ फाइट की थी। अब ये सुनकर ही एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर किन्मो कह रहा था कि ये गॉड के घाव है, मैं इसे आसानी से भर नहीं पाऊंगा। इन सारे घाव को मेरे ग्रैंडपा मास्क ही हील कर सकते, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ग्रेट डाचू से बाहर नहीं आएंगे, तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे कि आप काफी दिनों से गायब थे, बताए आप कहाँ चले गए? आपके जाने के बाद यांगकांग पूरी तरह से बदल चुका है। तो एडवाइजर बताने लगे कि मेरी शादी होने के बाद मुझे लिटिल जेड कैपिटल में इनवाइट किया गया था। वो लोग चाहते थे कि मैं एंशिएंट ऑर्डर्स और हिस्टोरियल रिकॉर्ड्स को स्टडी करूं, तो उस स्टडी को पढ़ने में मुझे काफी दिनों का वक्त लग गया। और जब मैं लिटिल जेड कैपिटल से बाहर आया तब मैंने देखा कि हमारी दुनिया पर कैटास्ट्रॉफी आ चुकी है।
मैं इस नेचुरल डिजास्टर के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। तो मैं आसमान को पियर्स करते हुए काफी अंदर चला गया और वहाँ पर मुझे गॉड नजर आया। वो ठीक मेरे सामने बैठा था। अब ये सुनते साथ ही एम्परर यानफेंग और किन्मो काफी ज्यादा हैरान हो गए। एडवाइजर बताते हैं कि उसके हाथ में एक गोड था और उसी गोड से नेचुरल डिजास्टर को लगातार रिलीज किया जा रहा था। मैं तुरंत ही समझ गया कि यही गॉड हमारी यांगकांग की बर्बादी का कारण है, तो मैंने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। एक लंबे अरसे तक हमारा मुकाबला चलता रहा और तुम यूँ समझ लो कि ये लाइफ एंड डेथ बैटल थी, लेकिन फिर भी मैंने उस गॉड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसी दरमियान उस गॉड के हाथों में बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन मैंने भी उसे काफी अच्छा सबक सिखाया था। ये जो खून बाहर बरस रहा है ये उसी गॉड के घाव थे। इस बैटल के बाद मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। ऊपर से मेरी वाइफ सानियान प्रेग्नेंट है, तो मैं उसे इस हालत में कहीं और ले जा नहीं सकता था, तो मैंने यहीं पर घर बना लिया। चलो गाइस, एटलीस्ट इस बुरे दौर में हमें एक तो गुड न्यूज मिल गई। अब जल्दी एक छोटा एडवाइजर आने वाला है। एम्परर यानफेंग ने जब गॉड का जिक्र सुना तब वो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि पहले भी एक बार यहाँ पर गॉड आके गया है, लेकिन उस वक्त वो तबाही मचाने नहीं आया था। उसने तो इंपीरियल डिस्क को फाउंडिंग एम्परर के हवाले किया था। इसलिए इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो गॉड कहाँ से आया था और घायल होने के बाद वो कहाँ चला गया। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर ने ऊपर की तरफ इशारा किया, जिस पर किन्मो कह रहा था शायद वो हेवन में जा चुका है। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि ना, मुझे नहीं लगता वो हेवन में गया। हेवन के ऊपर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारे डेटीज जमा होते होंगे। भले ये डेटी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया क्योंकि मैंने उसे घायल किया था, लेकिन अब उसके जाने के बाद कोई दूसरा डेटी आकर इस डिजास्टर को कंटिन्यू करेगा। हमने इस दुनिया में जितने भी रिफॉर्म किए थे उन सभी सुधार कामों को हमें हटाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होता तब तक ये नेचुरल डिजास्टर भी वैनिश नहीं हो सकता। जो सुनकर एम्परर यानफेंग कह रहे थे कि अब मैं समझ गया, मास्टर रुलाई और डाविस्ट मास्टर मुझे जान से मारना क्यों चाहते थे। उन्हें पता था कि क्राउन प्रिंस ही हमारे सारे कामों को बिगाड़ सकता है, और इसलिए उन्होंने क्राउन प्रिंस को असेंड होने में हेल्प की ताकि वो दोबारा से पुरानी सिस्टम को रिस्टोर कर सके। क्राउन प्रिंस की कोरोनेशन सेरेमनी अभी तक हुई नहीं, मगर उसने इतनी जल्दी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो किन्मो ने फटाफट से उनके घाव पर अपना एलिक्सर पोर कर दिया, मगर उसने नोटिस किया कि उसका एलिक्सर इंपीरियल एडवाइजर पर कोई असर नहीं दिखा रहा। जब तक घाव के अंदर डिवाइन लाइट मौजूद है तब तक इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक सकती। तो अब वो सोच में पड़ गया कि इस घाव से गॉड की पावर को अलग कैसे किया जाए, और उतने में उसकी नजर पड़ी ब्लड लेक पर। तो इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा कि क्या इस लेक में मौजूद सारा डिवाइन ब्लड है, जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कह रहा था कि हाँ, ये उसी गॉड का ब्लड है। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसने जानबूझकर यहाँ पर अपने खून की बारिश कर दी, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने उसे ज्यादा इंजर्ड नहीं किया। और उतने में किन्मो के दिमाग में एक आइडिया आ गई। दरअसल ग्रैंडपा म्यूट ने बनाए हुए सोड पैलेट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। कुछ टाइम पहले जब टियानबो सिटी पर डीमन गॉड ने अटैक किया था, तब ग्रैंडपा म्यूट के सोड पैलेट ने उस अटैक को रोक लिया। तो किन्मो को पूरा यकीन था कि ये सोड पैलेट डिवाइन पावर को गाइड कर सकता है, इसलिए किन्मो ने सोड पैलेट्स में मौजूद कई सारी तलवारों को बाहर निकालकर इंपीरियल एडवाइजर की बॉडी पर सेटअप किया। दरअसल वो इन तलवारों को निडल्स जैसे इस्तेमाल कर रहा था, और फिर उन तलवारों ने इंपीरियल एडवाइजर की बॉडी में जो भी डिवाइन पावर थी उसे खींचना शुरू कर दिया। दरअसल ये सारे डिवाइन स्पेल्स उस गॉड ने उनकी बॉडी पर सेटअप किए थे। तो जैसे उन तलवारों ने डिवाइन पावर को बाहर निकाला, किन्मो उसे सीधे लेक की तरफ डायरेक्ट कर देता है, और फिर उसने एक जायंट सोर्ड को समन करते हुए सीधे उस लेक पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो गया और फाइनली उस लेक में आग लग जाती है। उस गॉड की जो भी पावर वहाँ पर मौजूद थी उस सबको कलेक्ट करते हुए किन्मो ने उसमें आग लगा दी, और फाइनली इसी यांग फायर ने कमरे में एंटर करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। सो इस तरह से किन्मो ने इंपीरियल एडवाइजर के जो घाव थे उसमें से डिवाइन पावर को डिवाइड कर दिया था। तो अब इस डिवाइन पावर के वैनिश होते साथ ही किन्मो ने अपना एलिक्सर उनके जख्मों पर पोर किया, और इस बार उनके घाव काफी इजीली भरे जा रहे थे। सो इस तरह से किन्मो ने इंपीरियल एडवाइजर को हील किया। एडवाइजर उससे कह रहे थे कि तुमने सोड आर्ट का यूज करके पहला तो डिवाइन पावर को हटा दिया, और फिर उस पावर के वैनिश होते साथ ही तुमने मेरे जख्मों को हील कर दिया। तुम तो वाकई एक मिरेकल हीलर हो। तुमने जिस अंदाज में मेरे जख्मों को हील किया है उसके बारे में कोई दूसरा हीलर तो सोच भी नहीं सकता। इस बात
में कोई शक नहीं कि तुम एक जीनियस हो। उतने में ही किन्मो उनसे कहता है कि आप पर एक डिवाइन गॉड ने अटैक किया था, तो इस हमले का साइड इफेक्ट काफी दिनों तक आपकी बॉडी पर असर दिखाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मैजिकल पावर को सर्कुलेट करो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड होकर ऑन द स्पॉट आपकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ सानियान को तो काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग हंसते हुए कहने लगे कि मैंने तो ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम दोनों पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे। जो सुनते साथ ही एडवाइजर को भी हंसी आने लगी। उन्हें भी कभी लगा नहीं था कि दोनों पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे। उतने में किन्मो उन दोनों से पूछने लगा कि बताओ आपका आगे का क्या प्लान है? क्या आप मेरे साथ ग्रेट डाचो रुइंस में चलकर आपकी इंजरीज को हील करना चाहते हो या फिर आप कैपिटल में वापस जाना चाहते? तो उन दोनों ने एक साथ एक जैसा ही जवाब दिया कि हम कैपिटल में वापस जाएंगे। एडवाइजर बताने लगे कि पहला तो क्राउन प्रिंस एम्परर के तख्त पर कब्जा करेगा और फिर उसका अगला स्टेप होगा हर एक पोटेंशियल थ्रेट को हमेशा के लिए एलिमिनेट करने का। वो नहीं चाहता कि उसके एम्परर की पोजीशन को कोई और हथिया ले, इसलिए सबसे पहला तो सेकंड प्रिंस लिंग यूशु को अपना निशाना बनाएगा। सेकंड प्रिंस लिंग यूशु काफी ज्यादा टैलेंटेड है और साथ ही उसने रेपुटेशन को भी बिल्डअप किया, लोग उसे पसंद करते हैं। उसने हमेशा फ्रंट लाइन पर बैटल करके मिलिट्री में अचीवमेंट हासिल की और क्राउन प्रिंस ये बात अच्छे से जानता है कि मिलिट्री लिंग यूशु को सपोर्ट करेगी। उसे खत्म करने के बाद वो अगला निशाना बनाएगा 7 प्रिंसेस यूजी को। प्रिंसेस यूजी उसकी ग्रैंडमदर यानी कि एम्प्रेस के साथ काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्राउन प्रिंस ना ही एम्प्रेस को जिंदा छोड़ेगा और ना ही प्रिंसेस यूजी को। वो उस हर एक बंदे को एलिमिनेट करना चाहेगा जो आगे चलकर एम्परर की पोजीशन को क्लेम कर सकता। और ये सारी बातें सुनकर एम्परर यानफिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर किन्मो को भी अब प्रिंसेस यूजी का टेंशन आने लगा। वो अच्छे से जानता है कि क्राउन प्रिंस ने यूजी को भी कैद किया होगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग बताते हैं कि अभी भी मेरी मदर काफी ज्यादा पावरफुल है और जब तक वो जिंदा है तब तक क्राउन प्रिंस मेरे दूसरे बच्चों को मारने की जरूरत नहीं दिखाएगा। फिलहाल के लिए तो मेरे बच्चे सेफ हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रह पाएंगे। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि क्राउन प्रिंस बस अपनी कोरोनेशन सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। जैसे वो तख्त पर बैठ जाए वो एम्प्रेस डावेजर को तुरंत ही रिटायर कर देगा और फिर जैसे ही डावेजर पोजीशन से हट गई फिर क्राउन प्रिंस अपनी हर एक थ्रेट को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमें अपने प्रिंस और प्रिंसेस को बचाना है तो जल्दी से कैपिटल की तरफ निकलना पड़ेगा। और क्राउन प्रिंस सिर्फ इन दोनों को ही मारना नहीं चाहता, बल्कि हमारे कोर्ट में दूसरे ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिनमें से एक है हेवनली जनरल किंग माउंटाई। साथ ही बाशान और गुइलान भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ बगावत कर सकते। इतना ही नहीं, ड्यूक वेई और युआन सिबलिंग्स भी क्राउन प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने से मना कर देंगे। तो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने के लिए क्राउन प्रिंस उन पर जंग का ऐलान कर देगा। बस चंद ही दिनों में वो सभी लोग मैसेकर हो सकते। क्राउन प्रिंस ऐसे किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो किसी न किसी तरह से एम्परर यानफिंग से वफादार है। एम्परर यानफिंग भी चाहते थे कि वो अपने लोगों को बचा सके, मगर वो इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तो एडवाइजर से कहने लगे कि हम कैपिटल में तो वापस जा सकते, लेकिन फिर तुम्हारी इंजरीज का क्या होगा? तुम तो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज ही नहीं कर सकते। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मेरा डिसाइपल लिटिल पॉइजन किंग युआन चिंग कैपिटल में ही मौजूद होगा। अगर वो किन्मो की मदद करे तो हो सकता है ये दोनों मिलकर मेरा इलाज कर सके और फिर मैं अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा। वेल, इनकी सारी बातें सुनने के बाद किन्मो उन दोनों को बताने लगा कि अगर आपको कैपिटल में जाना है तो सबसे पहला हमें इंपीरियल एडवाइजर और उनकी वाइफ के लुक को भी बदलना होगा। किन्मो को तो मजा आ रहा था कि उसे और 2 लोगों की टकली करने का मौका मिलेगा। इधर ये तीनों एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगे। तो एडवाइजर किन्मो को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ डाविस्ट बनने के लिए तैयार हैं। और उतने में किन्मो ने कुछ कपड़े बाहर निकाल लिए। वो कह रहा था कि अगर आप चाहो तो तीनों भी मेरे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही वो एम्परर से कह रहा था कि अगर आपकी इंजरीज हील ही नहीं हुई तो फिर आप एम्परर की पोजीशन पर बैठ नहीं सकते, फिर तो आपके पास रहने के लिए ना घर होगा ना ही सिटी होगी। साथ ही साथ वो इंपीरियल एडवाइजर को भी बताने लगा कि अगर आपकी इंजरीज भी हील नहीं हुई तो फिर आप भी इंपीरियल एडवाइजर की पोजीशन पर नहीं रह सकते। ऊपर से आपका एक बच्चा
भी होने वाला है, तो आपको अपनी बीवी बच्चे का ख्याल रखने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन किया तो आपके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बन जाएगा। वेल, किन्मो की बातें सुनकर एडवाइजर को हंसी आ रही थी। वो कहते, सेक्ट मास्टर किन्मो, तुम्हारी बातों से ऐसा फील हो रहा कि तुम हमारी बदनसीबी का फायदा उठाना चाहते। हाँ, मगर तुमने एक बात एकदम सही बोली। अब मुझ पर फैमिली की जिम्मेदारी है, काम धंधा तो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं सीधे सेक्ट मास्टर बनूंगा, यानी कि फिर तुम्हारी पोजीशन मेरी हो जाएगी। वहीं पर एम्परर यानफेंग कह रहे थे कि अगर मैंने भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन किया तो मुझे भी लीडर की पोजीशन चाहिए। जो सुनकर एडवाइजर कह रहे थे कि अगर एम्परर सेक्ट लीडर बनेगी तो मैं उनका असिस्टेंट बनूंगा, फिर तो शायद किन्मो को ही दूसरा काम धंधा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। उतने में किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर एम्परर से पूछने लगा कि क्या आप वाकई मेरे सेक्ट के लीडर बनना चाहोगे। उसकी शक्ल देखते साथ ही एम्परर समझ गए कि किन्मो तो पूरी तरह से सीरियस हो गया, इसलिए वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा तो फिर पूरा यांगकांग ही इस सेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और उतने में इंपीरियल एडवाइजर उनसे कहते हैं कि एम्परर, आप इसके बारे में मत सोचिए, फिलहाल हम इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। और उतने में उन चारों को ड्रैगन की लिन की आवाज आई। वो इंपीरियल यानफिंग और इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगा कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम चाहते हो कि हमारा हेवनली डीमन सेक्ट हमेशा तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए, लेकिन बदले में तुम लोग हमारे सेक्ट को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। मैंने तो तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों को आज तक नहीं देखा था। तो किन्मो तुरंत ही उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बता देता है। वहीं पर सानियान को तो ड्रैगन किलिन की बातें सुनकर हंसी आ गई। ड्रैगन किलिन हमेशा थोड़ी ही बात करता है, लेकिन वो मुद्दे की रहती। तभी सानियान किन्मो को समझाने लगी कि मेरे हस्बैंड और एम्परर पर काफी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसीलिए हेवनली डीमन सेक्ट ज्वाइन करने से पहले उन्हें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। मगर मेरी बात कुछ और है, मैं आपकी सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती। वैसे भी आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो जाहिर सी बात है मैं आपके कल्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी पोजीशन मिल सकती है? जिस पर किन्मो कह रहा था कि आप यांगकांग के वीविंग डिपार्टमेंट की कमिश्नर हो, तो आप मेरे सेक्ट के एम्ब्रॉयडरी हॉल को ज्वाइन कर सकती। मैं आपको वहाँ का इंसेंस मास्टर बना दूंगा, जिसके लिए सानियान तुरंत ही राजी हो गई। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किलिन को ढेर सारी फायर पिल खिलाई जा रही थी, क्योंकि सभी लोग अब कैपिटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इधर सानियान इंपीरियल एडवाइजर से धीरे से कहने लगी कि आपने सेक्ट मास्टर किन्मो के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था। क्या आपको लगता है कि कैपिटल में वापस जाने के बाद एम्परर इस जंग को जीत पाएंगे? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि हमारे realm के लोग हमारे रिफॉर्म के कामों को सपोर्ट करते हैं। ऊपर से मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मिलिट्री में 80% लोग एम्परर के साथ वफादार हैं। जैसे ही हम कैपिटल में पहुंच जाए, मैं अपने कुछ साथियों को कांटेक्ट करूंगा। साथ ही 9 ड्रैगन माउंटेन में हमारे ड्रैगन गार्ड की इंपीरियल आर्मी भी छुपी हुई है, तो अगर हमें सफिशिएंट सपोर्ट मिला तो हम आसानी से कैपिटल पर अटैक करके उसे सीज कर सकते हैं। जिस पर सानियान कहने लगी कि डाविस मास्टर और रुलाई ने एक साथ मिलकर एम्परर पर वार किया था। अगर आप लोग कैपिटल को दोबारा से अपने कब्जे में लोगे तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग बस चुपचाप से तमाशा देखेंगे। हो सकता है कि वो भी इस बैटल में इंटरफेयर करें। और क्या एम्परर और आपके पास इतनी पावर है कि आप उन लोगों का मुकाबला कर पाओगे? वेल, यहाँ पर किन्मो ने भी उनकी बातें सुनी थी। वो बता रहा था कि कई सारे चान मास्टर्स और डाविस भी नोबल फैमिलीज के घर पर पनाह ले चुके। वो लोग कैपिटल पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जो सुनते साथ ही सानियान इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगी कि फिलहाल आपके पास बस एक ही सपोर्ट है, और वो सपोर्ट है किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट का। अगर आप चाहते हो कि वो लोग आपकी मदद करें तो आपको भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए दोनों साइड से एफर्ट्स लगने चाहिए। सानियान की बातों से इंपीरियल एडवाइजर भी अग्री हो गए, इसलिए वो तुरंत ही किन्मो से कहने लगे कि मैंने सुना था तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट में एक हेवनली किंग की पोजीशन खाली है। जिस पर किन्मो कह रहा था, हाँ बिल्कुल, 4th हेवनली किंग की पोजीशन वैकेंट है। तो इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं कि ठीक है, मैं उसी पोजीशन को होल्ड करूंगा। मैं तुम्हारे सेक्ट का 4था हेवनली किंग बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर एम्परर यानफिंग थोड़े से शॉक हो गए, मगर इंपीरियल एडवाइजर उन्हें इशारों में बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ किन्मो को समझा रहे थे कि हमारे एम्परर कभी भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे दुश्मनों को एक बहाना मिल जाएगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग को बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से इंपीरियल एडवाइजर को फाइनली हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ा। तो किन्मो ने बता रहा था कि मेरा हेवनली डीमन सेक्ट बिल्कुल भी ईवल नहीं, हमारी आइडियोलॉजी काफी ज्यादा
सिंपल है, हम हमेशा दूसरों की मदद करते। लेकिन तभी सान्यान किन्मो को बताती है कि एम्परर कभी भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये यांगकांग और उनकी पोजीशन पर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता। जो सुनते साथ ही किन्मो भी खामोश हो गया। वो एम्परर पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और फाइनली ये लोग उस वैली से निकल पड़े। यहाँ से कैपिटल काफी ज्यादा दूर थी, तो इन्हें रास्ते में स्टे करना पड़ा। एडवाइजर ने देखा कि किन्मो डिनर होने के बाद वहाँ से निकल चुका है, इसलिए वो भी किन्मो को फॉलो करते हुए थोड़ी दूरी पर पहुँच गए। दरअसल यहाँ पर किन्मो सोर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जो देख एडवाइजर कहते हैं कि मैंने 3 बेसिक सोर्ड फॉर्म को क्रिएट किया था। शायद तुम उन्हीं सोर्ड फॉर्म्स को अपनी सोर्ड टेक्निक के साथ मर्ज करना चाहते हो, लेकिन तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी टेक्निक में ढेर सारे फ्लॉज होंगे। तुम अपने दुश्मन को इतनी सारी ओपनिंग्स दोगे कि वो आसानी से तुम्हें मार देगा। तो क्यों ना इसे प्रैक्टिस करने में मैं तुम्हारी मदद करूं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने भी अपनी वुडन स्टिक को समन कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। किन्मो पर सबसे पहले कॉइलिंग सोर्ड पैटर्न से अटैक किया गया, जिससे पहला तो वो जमीन पर पटक गया, मगर वो दुगनी रफ्तार से जाकर इंपीरियल एडवाइजर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर एडवाइजर काफी तेजी के साथ मूव होते हुए किन्मो के हर एक अटैक को काउंटर कर रहे थे, चाहे किन्मो किसी भी एंगल से उन पर हमला क्यों न करे। इंपीरियल एडवाइजर के पास उसकी हर एक मूव का जवाब था। किन्मो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता, लेकिन एडवाइजर के सामने उसकी ये रफ्तार भी फीकी पड़ गई। और उतने में किन्मो ने छलांग लगाते हुए अपना फाइनल अटैक उन पर रिलीज किया, लेकिन उसने देखा कि उसकी स्टिक तो ब्रेक हो गई। और उसी वक्त एडवाइजर ने अपनी स्टिक उसके गले पर पॉइंट कर दी। वो किन्मो से कह रहे थे कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी हो गई। अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें खुद की इनसाइट को हासिल करना होगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग उसे बता रहे थे कि किन्मो थोड़ी और प्रैक्टिस और फिर तुम सीधे एक जूनियर ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। तुम्हारे पास जितनी पावरफुल टेक्निक और स्ट्रेंथ है, उतनी स्ट्रेंथ मैंने 57 साल की उम्र में हासिल की थी। मेरे साथ कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैंने तो अपनी जिंदगी के कई साल ड्रैगन पावर को हासिल करने में गुजार दिए, और फिर एक दिन अचानक से मुझे इसमें कामयाबी हासिल हो गई। दरअसल ड्रैगन हमेशा एक बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, और इसी वजह से मैंने मैजिक आर्ट, सोर्ड आर्ट और कॉम्बैट टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और फिर इन तीनों को मैंने मेरे 9 ड्रैगन्स इंपीरियल आर्ट के साथ इंटीग्रेट किया था। अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें सिखा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही किन्मो ने खुश होकर एम्परर यानफिंग को मसाज देना शुरू कर दिया। दरअसल ये किन्मो का मस्का मारने का स्टाइल था, और ये देख एम्परर को भी हंसी आ गई। एम्परर किन्मो को अपनी 9 ड्रैगन टेक्निक पास डाउन करने के लिए तैयार हो गए थे, और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर एल्डर जियान की एंट्री हो गई। एम्परर यानफिंग ने तुरंत इन्हें पहचान लिया। ये तो मेरे यांगकांग के असिस्टेंट चांसलर हैं। और उन्हें झटका तो इस बात का लगा कि ये बंदा भी हेवनली डीमन सेक्ट का मेंबर है। किन्मो उनसे कह रहा था कि 3 दिनों के अंदर नया एम्परर तख्त पर बैठने वाला है। तो बताओ फिर हमारे सोर्ड हॉल की तैयारियां कैसे चल रही। जिस पर सोर्ड मास्टर जियान कहने लगे कि हम तो कोरोनेशन सेरेमनी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई, यानी कि किन्मो अपना अगला जाल बिछा चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।